कि अगर ऐसा बच्चे आपके स्कूल में या विद्यालय में हैं तो आप उनके लिए क्या करें, थोड़ी सी अरेंजमेंट ज़्यादा बेहतर करें, अपने टीचर को थोड़ी अच्छी गाइडलाइन दें उनके आधार पर, ताकि हम उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनके लिए भी वैसी ही शिक्षा की व्यवस्था कर सकें जैसी कि सामान्य बच्चों के लिए हम करते हैं। ठीक है, फिर हम पर्यवेक्षक या प्रभारी के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, कुछ बातें हमने कल की थी, कुछ बातें और। तो अभिभावक, समुदाय, शिक्षक या प्रधान अध्यापक के बीच में कड़ी और संपर्क सूत्र के लिए कार्य करना। ठीक है, कि जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, आपके प्रिंसिपल हैं और अध्यापक। ठीक है, अपने स्तर पर सभी के अपने अपने क्या होते हैं, कार्य होते हैं। तो बहुत बार पेरेंट्स की अपनी क्या होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चे के विकास को लेकर हो सकती है, आपके एजुकेशन सिस्टम को लेकर या आपके मेथड को लेकर हो सकती है। ठीक है, या फिर उनकी कोई ऐसी इच्छा हो सकती है कि ऐसी कोई एक एक्टिविटी या ऐसी कोई चीज बच्चों को जो है ऐड करवाई जाए एजुकेशन में, जो उनके विकास के लिए आपको लगता है जरूरी है, या फिर आपको लगता है कि ऐसा व्यवस्था जो है होनी चाहिए विद्यालय की तरफ से। तो उनके जो भी सजेशंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो विद्यालय तक पहुंचाना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है एनवायरनमेंट को प्रिपेयर करना। तो जब तक हमें किसी के सजेशंस के बारे में पता नहीं लगेगा, हम अपने स्कूल को उस तरह अरेंज नहीं कर सकते। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में पहले भी बात की है कि जो समुदाय है, समुदाय क्या करता है, स्कूल की व्यवस्था करता है, आपके लिए स्कूल स्थापित करता है ताकि वो आपको शिक्षा उपलब्ध करा सके। लेकिन समुदाय साथ में, मतलब कम्युनिटी, ये भी चाहती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समाज के आधार पर होनी चाहिए, मतलब समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली होनी चाहिए। और ये समाज कौन होता है, ये पेरेंट्स ही होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी में रहते हैं। तो उनकी आवश्यकताओं के बारे में जब हमें पता होगा तो हम अपनी एजुकेशन को उनके अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, वैसी अरेंजमेंट कर सकते हैं जैसी कि वो विद्यालय में चाहते हैं, या फिर उनके अकॉर्डिंग शायद हो सकता है। तो जो भी क्या होता है, इस चीज के लिए एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि उनको अवसर जो है नहीं मिल पाता अपनी बातों को अध्यापक के सामने रखने का, या फिर प्रधान अध्यापक के सामने रखने का। तो जो पर्यवेक्षक है, जो प्रभारी है, जिसे ऐसे काम दिए गए हैं जो क्या करेगा, एक्स्ट्रा वर्क विद्यालय के संभाल रहा है, तो वो क्या करेगा, एक कनेक्शन का काम करेगा। ठीक है, मतलब आपके विचारों को लेकर वो प्रधान अध्यापक तक पहुंचाएगा। ठीक है, आपके अध्यापक तक, या फिर आपके लिए क्या करेगा, पीटीएम्स की ऑर्गेनाइजेशन करेगा। ठीक है, पीटीएम को ऑर्गेनाइज कराएगा, या फिर इसके अलावा कोई अलग मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की जा सकती है, या स्कूल के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आप उनके विचारों को प्रस्तुत करने का उन्हें अवसर दे सकते हैं। तो इससे जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, कि संचार का जो साधन उनके पास अभी तक उपलब्ध नहीं था, वो उनको मिल जाता है। उनके हमें और स्कूल को उस उनके विचारों के बारे में जो है पता लगता है। ठीक है, तो एक संचार का माध्यम जो है वो पर्यवेक्षक या प्रभारी जो है वो बन सकता है, ताकि एक बेटर कम्युनिकेशन जो है हो सके, और बेटर कम्युनिकेशन से हम बच्चों की समस्याओं को जो है सोल्व कर सकते हैं, उनके विकास के लिए ज्यादा बेहतर प्रयास कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको लगता है कि उनके विकास में कहीं कोई समस्या है तो उसको आप देख सकते हैं। तो जो सजेशंस हैं वो सजेशंस आप उनसे ले सकते हैं। तो उनके बीच में एक कनेक्शन का एक लोगों के बीच में जो भी लैक ऑफ कम्युनिकेशन है उसको कनेक्ट करने का काम जो है एक प्रभारी कर सकता है, या फिर आप कह सकते हैं ये काम उसका होता है। उसे इन सब चीजों में क्या करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। फिर उपस्थिति, प्रवेश, परिवहन, अभिभावक शिक्षक बैठक आदि जैसी प्रशासनिक पूछताछ के लिए क्या करना है, एक समन्वय करना। ठीक है, तो उपस्थिति जैसे कि प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट की बात हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ टीचर की बात हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स की बात हो सकती है। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे उनका रेगुलर स्कूल में आना जाना हो, अगर उससे संबंधित कोई समस्या है तो उस पर डिस्कशन की जा सकती है। ठीक है, अगर
ठीक है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बात कर रहे थे हम प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट की, कि अगर बच्चा रेगुलर नहीं है विद्यालय में तो उसकी प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम को जान सकते हैं, उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर अध्यापक पेरेंट्स को लगता है कि वो इतना रेगुलर नहीं है या फिर कोई समस्या है उसके साथ, तो उसकी प्रेजेंस की भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो फिर पेरेंट्स, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम स्कूल में होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो पेरेंट्स को इनवाइट करना ताकि स्कूल में जो गतिविधियां होती हैं माता पिता को उनको जानने का अवसर मिले, टीचर से कनेक्ट होने का अवसर मिले, उनके सुझाव हमें प्राप्त हो, बच्चे से संबंधित समस्याओं को हम डिस्कस कर सकें। तो जो भी प्रोग्राम आपके स्कूल में ऑर्गेनाइज होते हैं उसमें पेरेंट्स के को इनवाइट करना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन हमें इस चीज को सुनिश्चित करना कि वो अवश्य आए और आपकी जो प्रोग्राम है उनको अटेंड करें। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या है, उनकी उपस्थिति को क्या करना, एक प्रेजेंस को बनाना, या फिर उनको इस चीज के लिए क्या करना, कन्वेंस करना कि वो जरूर आएंगे, अपना समय थोड़ा निकालेंगे। इसको करने में जो पर्यवेक्षक प्रभारी है वो क्या कर सकता है, सहायता कर सकता है। ठीक है, प्रवेश को लेकर, जैसे विद्यालय का प्रवेश है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस की हम बात कर सकते हैं इसमें, कि एडमिशन का प्रोसेस कैसा रहेगा। ठीक है, किस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी, इस प्रोसेस को भी वो क्या कर सकता है, निर्धारित कर सकता है। ठीक है, कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास एक लिमिटेड समय है, तो उसके लिए जो भी प्रावधान बनाना चाहते हैं या कानून बनाना चाहते हैं उसमें क्या कर सकता है, वो प्रधानाचार्य को सहयोग कर सकता है। फिर परिवहन संबंधित, ठीक है, जैसे बच्चों के लिए बहुत सारे पेरेंट्स को ये होता है कि उनके आसपास वैन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वो इस चीज में भी क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, कि स्कूल को या फिर प्रधान अध्यापक को इस समस्या से अवगत कराना कि यहाँ पर या इस एरिया में भी ऐसी फैसिलिटी की आवश्यकता है। उसके प्रबंधन में भी क्या कर सकता है, प्रभारी या पर्यवेक्षक अपना सहयोग दे सकता है। फिर अभिभावक शिक्षक बैठक के बारे में अभी हमने बात की, कि जब भी आपको लगता है कि कहीं पर समस्याएं ज्यादा हैं, ठीक है, जैसे पेरेंट्स की डिमांड ज्यादा है या फिर पेरेंट्स की को सेटिस्फेक्शन नहीं है, या फिर अध्यापक को कहीं पर कोई समस्या है बच्चे से संबंधित, उसके विकास से संबंधित, तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बहुत बार क्या होता है कि कम्युनिकेशन टीचर कहता किसी वे में है, पेरेंट्स समझते किसी वे में है, या पेरेंट्स किसी अलग माध्यम से कहना चाहते हैं और हम किसी अलग चीज से को उसको समझ रहे हैं। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, कि संचार का तरीका जो है वो अच्छा नहीं है, या संचार उतना अधिक अच्छा नहीं है, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और ये चीजें क्या करती हैं, बच्चे के विकास को रोकने का काम करती है। तो उसके लिए पीटीएम ऑर्गेनाइज कराना, सही समय पर सही बैठकों का आयोजन करना, ताकि बच्चे से संबंधित, उसकी प्रगति से संबंधित जितनी भी बातें हैं हम उनको क्या कर सके, पीटीएम में उसका डिस्कशन हो सके। तो हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, उनके विकास के स्तर के लिए बेहतर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा क्या होता है, उद्देश्य होता है। तो एक पर्यवेक्षक प्रभारी इस चीज को भी क्या कर सकता है, अरेंज कर सकता है, इस चीज को बेटर बनाने में अपना सहयोग दे सकता है। फिर प्रशासनिक पूछताछ के लिए समन्वय, ठीक है, कि आपकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के लिए के साथ भी क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। तो जो भी चीजें वो आपसे पूछ रहे हैं विद्यालय के बारे में, ठीक है, क्योंकि आपको अपॉइंट या आपको इसी चीज के लिए रखा गया है कि आप इन सभी चीजों की जानकारी लें। तो जैसे अध्यापकों या टीचर से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन, जानकारी वो मांग रहे हैं, आप उन्हें अवेलेबल करा सकते हैं। बच्चों से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, वो आप अवेलेबल करा सकते हैं। ठीक है, या फिर जो पेरेंट्स हैं उनकी समस्याओं से संबंधित जो भी बातें हैं वो भी आप क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट तक जो है पहुंचा सकते हैं, और उनकी जो भी सजेशंस हैं उनको एक अच्छा जो है मैनेजमेंट करने में उनकी सहायता कर सकते हैं। तो एक प्रभारी के कार्यों में ये सब चीजें भी क्या होती हैं, शामिल हो सकती हैं। फिर अभिभावकों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा के दर्शन, नीतियों और शिक्षण प्रक्रियाओं पर अभिविन्यास की योजना को बनाना। ठीक है, कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, अभिभावकों के लिए, ऐसे अभिभावक जो प्री प्राइमरी स्कूल की बात की जा रही है, और वहां पर जो भी स्कूल है उसके लिए क्या करना, पेरेंट्स के आधार पर, ठीक है, अगर उनको लगता है कि ऐसे कोई रूल आपके स्कूल में होना चाहिए, ऐसा कोई रेगुलेशन आपके स्कूल में होना चाहिए, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। आप उस पर विचार कर सकते हैं एक प्रवेशक या प्रभारी होने होने के साथ साथ। ठीक है, या फिर पेरेंट्स को सजेशन दे सकते हैं, या फिर आपके जो अपने रूल रेगुलेशन है उनके बारे में उन्हें क्या करा सकते हैं, अवगत करा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो शिक्षण की प्रक्रिया है, मतलब बच्चों को सिखाने की
जो भी प्रक्रिया रहेगी, जो भी मेथड रहेगा, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि कैसा उनका शेड्यूल रहेगा, कैसी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, तो उसके बारे में जितनी भी जानकारी उनको चाहिए वो जानकारी कौन देगा? उनका पर्यवेक्षक देगा, ठीक है, या फिर प्रभारी जो है उन्हें प्रदान करेगा। मतलब उनकी जितनी भी क्वेरीज होती है, जो जैसे एडमिशन के स्टार्टिंग में पेरेंट्स आते हैं, वो आपके विद्यालय के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो उन सभी बातों से क्या कराना, अवगत कराना आपकी ड्यूटी होती है। सारी फैसिलिटीज के बारे में बताना, कैसी गतिविधियां वर्ष भर विद्यालय में कराई जाती हैं, ठीक है। इसके लिए आप अपने स्कूल का अपना अलग से प्रोस्पेक्टस भी बनवा सकते हैं, ताकि आप उनको दिखा सकें कि हम पूरे वर्ष में ऐसी ऐसी गतिविधियां जो है बच्चों को कराते हैं। तो जो भी गतिविधि आपके विद्यालय में होती है, और आपको पता है जो टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, हर चीज की आप फोटो ले सकते हैं। उन फोटो का इस्तेमाल करके आप अपनी खुद की एक मैगजीन बनवा सकते हैं विद्यालय के लिए, या फिर प्रोस्पेक्टस बनवा सकते हैं, जिसमें सारी चीजों के बारे में आपको क्या किया जाए, अवगत। तो फोटो देखने से एक तो वही होता है ना कि कोई बात आप सुन रहे हैं, उसका इफेक्ट इतना अधिक नहीं होता किसी व्यक्ति पर, लेकिन जब आप किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है, विजुअल चीजों का इफेक्ट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो जब वो उस चीज को देखेंगे तो और भी ज्यादा प्रभाव या एक अच्छा इम्पैक्ट जो है स्कूल का माता पिता पर पड़ता है। फिर है योजना बनाना, आयोजन करना और उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, ठीक है, कि किसी भी कार्य के लिए जो भी योजना बना रहे हैं, ठीक है, वो योजना कैसे बनाई जाएगी, कब बनाई जाएगी, ठीक है। कोई भी कार्यक्रम का अगर आयोजन हो रहा है, तो वह कार्यक्रम कब आयोजित किया जाएगा, ठीक है, किस तरह से वो कैसे पूरा जो आयोजन है या कार्यक्रम है उसको संचालन उसका होगा, यानी उसको चलाया जाएगा। इन सब चीजों में या फिर माता पिता की जो भागीदारी है कि वो अवश्य विद्यालय आए और उसमें अपना समय जो है वो इन्वेस्ट करें। तो इन सब चीजों के लिए क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्लानिंग कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, योजनाएं बनाएंगे, योजनाओं को चलाएंगे, ठीक है, और माता पिता के की जो भागीदारी है उसको सुनिश्चित भी करेंगे। मतलब वो अवश्य आएंगे और स्कूल के प्रोग्राम्स को अटेंड करेंगे, चाहे वो थोड़े समय के लिए आए। इस चीज को सुनिश्चित करना भी किसकी, आपकी एक ड्यूटी जो है आपको देखने को मिलती है इसमें। फिर है अभिभावकों के सुझाव और प्रतिपुष्टि, उनके विचारों को क्या करना, एकत्रित करना, ठीक है। तो जैसे पेरेंट्स आते हैं, ठीक है, तो अब बहुत बार आपने देखा है कि माता पिता आ रहे हैं, चाहे वो पीटीएम में आ रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक डायरी बना सकते हैं, या फिर आप एक रजिस्टर रख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी पेरेंट्स आपसे मिलने आ रहे हैं, ठीक है, जिस भी बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनके सिग्नेचर के साथ साथ उनके द्वारा जो भी सुझाव वो विद्यालय को देना चाहते हैं, उन सुझावों को आप क्या कर सकते हैं, उन्हीं की हैंडराइटिंग में आप नोट करवा सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, या फिर कैसी फैसिलिटी वो अपने बच्चे के लिए विद्यालय में चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसके लिए भी क्या कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि एक सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। जो पेरेंट्स हैं उनको क्या होता है, इससे एक संतुष्टि मिलती है कि उनको अवसर मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिलता है कि उनके सुझावों को लिया गया है, ठीक है। अवश्य उस पे विद्यालय क्या करेगा, विचार करेगा, ठीक है, और उनके सुझावों को एकत्रित करके आप उनके अनुसार चीजों को क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें चेंज लेकर आ सकते हैं, बदलाव लेकर आ सकते हैं अपनी प्रक्रियाओं में, अपने कार्यों में। तो ये क्या करती है, माता पिता या फिर पेरेंट्स को आपके विद्यालय के प्रति अट्रैक्ट करती है कि उनके सुझावों को के बारे में विचार किया गया, वैसी व्यवस्था जैसे वो चाहते थे अपने बच्चों के लिए, वैसी उनके लिए करने की कोशिश की गई। तो ये चीज भी उनके लिए क्या है, एक सेटिस्फैक्शन उनको देता है कि एटलीस्ट वैसी सुरक्षा या वैसी सिक्योरिटी बच्चों को मिल रही है जैसी कि वो चाहते हैं। फिर हम बात करेंगे शिक्षक यानी कि अध्यापक की, ठीक है। अध्यापक के काम के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। तो पूर्व प्राथमिक विद्यालय टीम के साथ कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना और अभिभावकों की मदद के लिए कार्य करना भी एक अध्यापक का ही काम है, ठीक है, कि जो भी आपकी टीम है विद्यालय की, उस टीम के लिए क्या करना, एक कॉर्पोरेटिव यानी सहयोग पूर्ण एनवायरनमेंट बनाना या बनाने की कोशिश करना, ये भी क्या है, एक अध्यापक का
क्या है, काम में शामिल है। ठीक है, कि आप दूसरों को भी क्या करें, कॉर्पोरेट करें, दूसरों को भी सहयोग दें। ठीक है, पेरेंट्स के साथ जो आपकी बातचीत होती है, जो भी आप उनसे सजेशंस लेते हैं, तो उन सजेशंस को लेते वक्त, ठीक है, थोड़ा सा उनके साथ अच्छा व्यवहार जो है टीचर्स का होना चाहिए, ताकि बहुत बार क्या होता है, जरूरी नहीं कि सभी के सजेशंस अच्छे ही होते हैं, लेकिन फिर भी उनको सुनना क्या है आपका एक, आप कह सकते हैं या तो कर्तव्य है आपका, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उनको सुन ले। ठीक है, तो ये एक आपके अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस इस चीज का होना चाहिए कि आप उनके सजेशंस को केवल सुन भी पा रहे हैं। ठीक है, तो उनको सेटिस्फेक्शन का जो एक उत्तर चाहिए वो अगर आप उन्हें दे पा रहे हैं, तो ये भी क्या है, एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करने में माता पिता के साथ क्या करता है, एक सहायता करता है। फिर अभिभावकों को समुदाय के साथ संबंध विकसित करना और उनके बच्चों की शिक्षा में उन्हें साथी के रूप में शामिल करना भी क्या है, एक अध्यापक के काम में शामिल है। ठीक है, तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि पीटीएम के ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे क्या है कि माता पिता अगर बच्चे को लेने आते हैं उस वक्त आपको कोई सजेशन देते हैं, या किसी भी मेथड के थ्रू उन्होंने आपको कोई सजेशन दिया है, तो उस सजेशन पर क्या करना, विचार करना। ठीक है, बच्चे के विकास के लिए उस स्तर पर कार्य करना, उसके विकास को बेहतर बनाने के लिए, या फिर उसकी प्रॉब्लम को या माता पिता से संबंधित समस्याओं को सोल्व करने की कोशिश करना, ये सारे तो आपके वर्क हैं ही। ठीक है, इससे ये होता है कि एक तो आपका रिलेशन जो है माता पिता के साथ, आप कह सकते हैं कि ये आपके रिलेशन को भी क्या करता है, बेटर करता है, एक अच्छे रिलेशन को स्थापित करने में आपकी सहायता करता है। लेकिन इसके साथ साथ आप उनके बच्चों के साथ, ठीक है, एक फ्रेंड के तरह, ठीक है, या फिर एक क्लासमेट जैसे क्या है, उनकी बातों में सहयोग करता है, ठीक है, उनकी बातों को मानता है, तो आप वैसे क्या बन सकते हैं, एक साथी बन सकते हैं, जिसमें कि आप उनको सुन कर उनके साथ जो है एक फ्रेंड की तरह जो है उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चे आपसे बेहतर, तो इससे आप कह सकते हैं कि ऐसा व्यवहार, ऐसा बिहेवियर क्या करता है, एक तो पेरेंट्स टीचर जो रिलेशन है उसको बेटर बनाता है, दूसरा जो टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है उसको भी बेटर बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को बनाने के लिए आपको एक सहयोग पूर्ण वातावरण में क्या करना है, अपने धैर्य के साथ उनकी बातों को सुनना है, ताकि आप अच्छे संबंधों को क्या कर सके, स्थापित कर सकें, जो कम्युनिटी के विकास में, समाज के विकास में हमें ये बताता है कि किस तरह की शिक्षा समाज जो है वो चाहता है। फिर अभिभावक शिक्षक बैठकों के समय अभिभावकों समुदायों से रुचिकर जानकारी को नियमित रूप से हम संप्रेषित और साझा कर सकते हैं। ठीक है, कि जब भी आप किसी, मान लीजिए पीटीएम का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, या फिर आप मान लीजिए शिक्षक अभिभावक कोई बैठक कि स्पेशली आपने कोई चीज प्लान की है, या फिर कोई डे सेलिब्रेट हो रहा है, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स के जो भी सजेशंस हैं उनको दूसरों के सामने भी प्रस्तुत करें। ठीक है, तो कितने लोग उनकी इन बातों से सहयोग करते हैं, ठीक है, कितने लोग इस चीज को, वो हमें दूसरों की बातों का भी क्या लगता है, पता लगता है, ये जानकारी हमें मिलती है कि कितने माता पिता इस प्रकार की चीजों में रुचि रखते हैं, या कितने माता पिता चाहते हैं कि ऐसा रुचिकर वातावरण जो है बच्चों के लिए बनाया जाए। ठीक है, तो संप्रेषण यानी कि संचार में क्या करता है, संचार के माध्यम को अच्छा बनाता है। ठीक है, तो उनके अच्छे अच्छे सजेशंस आपको सुनने को मिलते हैं, सभी को उनके बारे में जानने का अवसर मिलता है, तो आप उनको पीटीएम में भी आप कह सकते हैं उनको कि वो सामने आकर अपने सजेशंस जो है वो सबके सामने जो है रख सकते हैं, तो जिसमें आपकी टीचर्स भी शामिल होंगे, वो भी उन्हें सुनेंगे, आपके जो प्रधान अध्यापक है, प्रिंसिपल है, वो अगर वहां पर है वो भी सुनेंगे, अगर मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति है तो वो भी सुनेगा। ठीक है, जिससे कि वो बेहतर परिवर्तन या बेहतर चेंज जो है विद्यालय की एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल की गतिविधियों को लेकर उनमें कोई परिवर्तन अगर लाना चाहिए तो उसको लाने का प्रयास करेंगे, या उस आधार पर कोई परिवर्तन, कोई बदलाव लेकर आएंगे, जैसा माता पिता को चाहिए या समाज को चाहिए। तो उसके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं माता पिता को दी जा सकती है, या समाज को दी जा सकती है। फिर अभिभावकों के लिए सूचनात्मक सत्र और कार्यशालाएं आयोजन करवाना। ठीक है, कि आपको क्या करना है, पेरेंट्स को समय समय पर
यानी टाइम टू टाइम आपको उन्हें क्या करना है, हर चीज के लिए सूचित करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्कूल है, स्कूल की टाइमिंग चेंज हो रही है। ठीक है, आप बच्चों को स्कूल में अवगत कराते हैं, उन्हें बताते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ चाहे आप मैसेज के माध्यम से, चाहे आप अपनी स्कूल की डायरी के माध्यम से माता पिता को इस बारे में जरूर सूचित करें। ठीक है, बच्चों की प्रगति से संबंधित, उनकी प्रोग्रेस से संबंधित कोई भी रिपोर्ट है उसके बारे में भी माता पिता को अवश्य सूचित किया जाए। मतलब उनके पास सारी जानकारी जानी चाहिए कि बच्चा जो है उसमें कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कैसा विकास वो कर रहा है, हर एक चीज की जानकारी जो है उनको होनी चाहिए। तो उसके लिए आप सूचना सत्र लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि माता पिता को इनवाइट कीजिए, हर बच्चे के बारे में जो है वो डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है, उसके प्रगति को लेकर, उसके विकास को लेकर, या फिर क्या कह जाएंगी, वर्कशॉप आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो उन वर्कशॉप में बच्चों के लिए या पेरेंट्स के लिए कोई एक्टिविटी आप प्लान कर सकते हैं जो परिवार पेरेंट्स को स्कूल से जोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, या फिर पेरेंट्स को स्कूल की गतिविधियों के बारे में क्या है, जानकारी देने में सहायता करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सूचनाएं हैं वो भी आप इनके माध्यम से जो है उनको दे सकते हैं, ताकि उन्हें अपने बच्चे की सभी गतिविधियों के बारे में जानकारी हो। फिर बच्चों के कार्यों को देखना, उनका अवलोकन करना तथा संवेदनशील तरीके से बच्चे की प्रगति की क्या करना, पुष्टि करना। ठीक है, तो बच्चा जो भी कार्य कर रहा है, ठीक है, जो भी काम होमवर्क आप उसे दे रहे हैं या स्कूल में कोई भी कार्य करा रहे हैं, उसकी चेकिंग जो है प्रॉपरली होनी चाहिए, सही तरीके से उसकी जो भी गलतियां हैं उनको मेंशन किया जाए। ठीक है, सही चीजों के साथ उसको अवगत कराया जाए। उसका आकलन यानी कि हर एक कार्य का जो मूल्यांकन है वो सही तरीके से होना चाहिए, ताकि विकास में सही बदलाव लेकर आया जा सके। बच्चों के साथ हमेशा संवेदनशील तरीकों से क्या करें, कार्य करवाएं। ठीक है, कि ऐसी चीजों से के साथ उन्हें जोड़ने का प्रयास करें जिसमें बच्चा जो है भावों से जुड़ने की कोशिश करें। ठीक है, सिर्फ रटने की कोशिश ना करें, तो भावनाओं के साथ जोड़ने का हमेशा उसे प्रयास करें। और बच्चों की प्रगति की हमेशा क्या करें, पुष्टि करें। तो जो भी कार्य आप बच्चों को करवा रहे हैं, उस कार्य को करने के बाद उनका मूल्यांकन करें। मूल्यांकन आपको ये बताता है कि बच्चे की जो प्रगति है या उसके ज्ञान में, नॉलेज में कोई बढ़ोतरी हो रही है या नहीं हो रही, या फिर वो चीजें वो सीख पा रहा है या नहीं पा रहा, जिस चीज के लिए आपने उसे वो टॉपिक, वो विषय पढ़ाया था, या उस व्यवहारिक ज्ञान के लिए आपने उसे पढ़ाया था। तो इन सब चीजों की हमें क्या करनी है, पुष्टि करनी है। तो आप एक अध्यापक के रूप में ये सारे कार्य भी किसके होते हैं, एक अध्यापक के होते हैं। फिर हम सहायक की बात कर रहे हैं। सहायक यानी कि एक असिस्टेंट, अभिभावकों के विद्यालय में आने पर उनसे बातचीत करना। तो जैसे जो टीचर होते हैं वो किस में बिजी होते हैं, अपनी क्लास में बिजी होते हैं। ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, उनको एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तो उनकी एब्सेंस में अगर माता पिता, ठीक है, क्या कर रहे हैं, विद्यालय आ रहे हैं, टीचर से मिलना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एज ए असिस्टेंट उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को आप सुन सकते हैं, और आप ये उनको ट्रस्ट, आश्वासन दे सकते हैं कि आप उनकी बात को आगे जो है टीचर है या अध्यापक है उस तक को वैसी की वैसी जो है पहुंचा देंगे, ताकि जो भी समस्या है बच्चे को या आपको, उसका वो सही प्रॉपर क्या कर सके, सोल्यूशन निकाल सके। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम इसके आज कर लेते हैं थोड़े से, और बाकी क्वेश्चन हम इसके कल अपनी अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसके आधार पर कुछ प्रश्नों को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है आपके पास कि पूर्व प्राथमिक विद्यालय में 3 से 4 वर्ष के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा और सहायक यानी टीचर और असिस्टेंट का अनुपात क्या होना चाहिए। क्योंकि एक प्री प्राइमरी स्कूल में जहां पर बच्चे की जो एज है वो 3 से 4 वर्ष की है, जो स्टूडेंट है, टीचर है, उसके बीच का रेशो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो एक शिक्षक एक सहायक 20 बच्चों पर, एक शिक्षक 25 बच्चों पर, एक शिक्षक 20 बच्चों पर, या फिर एक शिक्षक और एक सहायक 25 बच्चों पर। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जब हम प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं वहां पर, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ही छोटी आयु के होते हैं, बहुत ही कम एज होती है उनकी, और ऐसे स्तर पर जब आप उनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, तो
उनके लिए क्या रेशियो सबसे उपयुक्त होता है कि एक शिक्षक होना चाहिए और एक सहायक यानी असिस्टेंट टीचर होना चाहिए, कितने, 20 बच्चों पर। ठीक है, क्योंकि एज ग्रुप जो है बहुत ही छोटा है और उसके लिए ऐसी सुविधा जो है वो होनी चाहिए ताकि हम उसके विकास को क्या कर सके, पूरी तरह से फोकस कर सके। क्वेश्चन नंबर 2, किस आयु वर्ग के 25 बच्चों के लिए केवल एक शिक्षक की आवश्यकता बताई गई है या सहायक या असिस्टेंट नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो 2 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए, 3 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए, 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए या 6 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए। तो हमने पढ़ा था कि जब बच्चों की एज ग्रुप कितनी है, 4 से 6 वर्ष की है, ठीक है, तो वो मानसिक रूप से काफी समझदार या काफी बेहतर हो जाते हैं। और इस एज ग्रुप में आप 25 बच्चों पर केवल एक शिक्षक रखते हैं तब भी जो है आपकी शिक्षा बेहतर और प्रभावी बनती है। मतलब असिस्टेंट नहीं भी होगा तो भी आपकी शिक्षा या क्लास जो है वो बेटर चलेगी। वांछनीय सहायक शिक्षक की आवश्यकता की अनुशंसा कब की जाती है? मतलब कि कब हमें एक सहायक टीचर की आवश्यकता होती है? जब कक्षा में 20 से अधिक बच्चे हों, जब कक्षा में 25 से अधिक बच्चे हों, या जब पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम के लिए 4 से अधिक अनुभाग हों, या फिर जब 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 20 से 25 बच्चे जो हैं एक कक्षा में होने हो तब। तो हम कहेंगे कि जब क्या है, कक्षा में 25 से अधिक बच्चे हो तो हमारे पास एक डिजायरेबल स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, मतलब वांछनीय स्टाफ, और उस पर एक सहायक शिक्षक जो है वो होना चाहिए, या फिर सहायक शिक्षक आप कह सकते हैं। फिर प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अनिवार्य स्टाफ में कौन शामिल है? सबसे वरिष्ठ शिक्षक, पर्यवेक्षक या प्रभारी, विद्यालय का प्राचार्य या प्राथमिक विद्यालय का हेडमास्टर, या फिर एक सहायक। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी प्रशासन की, ठीक है, मैनेजमेंट आप इसे कह सकते हैं, प्रशासन कह सकते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी होती है? एक विद्यालय के प्राचार्य की, यानी प्राथमिक स्कूल पर क्या होना चाहिए? एक हेडमास्टर अवश्य होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षक के लिए अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता और प्रशिक्षण क्या है? कि जब आप किसी प्री प्राइमरी स्कूल में एक शिक्षक बन रहे हैं तो उसके लिए कम से कम आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन जो है वो होनी चाहिए? कक्षा 10वीं उत्तीर्ण और 18 वर्ष की आयु, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण की हो, कक्षा 12वीं उत्तीर्ण के साथ साथ एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, किसी भी विषय में स्नातकोत्तर या फिर एनसीटीई के द्वारा अनुमोदित 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास कम से कम 12th कक्षा आपने की हो और आपके पास क्या होना चाहिए? किसी भी ट्रेनिंग के 2 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप एक प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। फिर अर्ध कुशल व्यक्तियों के लिए, जो व्यक्ति सेमी स्किल्ड होते हैं, को किस प्रकार के प्रशिक्षण से गुजरना आवश्यक है? मतलब आपको के पास ट्रेनिंग तो है लेकिन वो आधी अधूरी है, तो सेवाकालीन प्रशिक्षण, जिला शिक्षा या प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण, पूर्व प्राथमिक कक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा, या पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रेरणा प्रशिक्षण। तो जब भी हम अर्ध कुशल लोगों की बात करते हो तो उनके पास क्या होना चाहिए? पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्रेरणा प्रशिक्षण होना चाहिए। ठीक है, कि मोटिवेशन जो है उनके पास होनी चाहिए ताकि वो बेहतर तरीके से क्या कर सके, बच्चों को सिखाने का प्रयास कर सके। फिर सेवाकालीन प्रशिक्षण की बात करेंगे। सेवाकालीन प्रशिक्षण या व्यावसायिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता को सुनिश्चित करना, बच्चों के लिए सामग्री आधारित गतिविधि तैयार करना, शिक्षकों को उनके अपने क्षेत्र में ज्ञान साझा करने, परस्पर संपर्क बनाने और आधुनिक जानकारी रखने का अवसर देना, या फिर ऑप्शन डी, केवल अप्रशिक्षित शिक्षकों या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए क्या करना? योग्यता को बढ़ाना। तो हम कहेंगे कि एक प्री प्राइमरी स्कूल में एक सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षकों को अपने क्षेत्र की जानकारी को दूसरों के साथ साझा करना, ठीक है, और आपस में संपर्क बनाकर जानकारी जो है सीखने और सिखाने का अवसर देना जो है बहुत आवश्यक है।
पूर्व प्राथमिक स्टाफ के व्यावसायिक विकास हेतु महत्वपूर्ण अंतरिम उपाय के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय संस्थान शिलोंग के द्वारा क्या आयोजित किया जाता है? ठीक है, तो एलएड पाठ्यक्रम की भागीदारी, 3 माह का प्रमाण पत्र या पाठ्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम या 2 वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम। तो पूर्व प्राथमिक में व्यवसायिक स्तर के लिए, ठीक है, कि हमारे पास क्या होता है, 3 माह का प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र होता है, जो हमें पूर्व प्राथमिक स्तर पर क्या करता है, जानकारी या उसे सीखने का अवसर प्रदान करता है। ये सिर्फ एक ही क्षेत्र के लिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ, देखो क्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है ये वहां के लिए है सिर्फ, ठीक है, सभी के लिए नहीं है। तो शिलोंग की बात की जा रही है यहाँ पे कि वहां पर नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है शिलोंग में जो है ऐसा 3 महीने का क्या होना चाहिए, प्रमाण पत्र होना चाहिए वहां के लोगों के पास, अगर वो पूर्व प्राथमिक स्तर पर अध्यापक बनना चाहते हैं तो। क्योंकि हर राज्य के अपने क्राइटेरिया होते हैं, तो उस आधार पर उन्होंने इस चीज को बना रखा है। सहायक या सहायिका के मुख्य कार्य या भूमिकाओं में से एक क्या है? पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम को लागू करने हेतु शिक्षक की सहायता करना, कक्षा में बच्चों को पढ़ाना और शैक्षिक गतिविधियों को संचालित करना, केवल साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखना, बाल विकास के सिद्धांतों पर माता पिता का मार्गदर्शन करना। तो एक सहायिका के रूप में एक अध्यापक का क्या काम होता है कि वो पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम को लागू करने में शिक्षक की क्या करे, सहायता करे, क्योंकि वो टीचर के लिए असिस्टेंट है। ठीक है, पूर्व प्राथमिक शिक्षक की भूमिका यानी रोल में एक अनिवार्य पहलू क्या है? बच्चों को कठोर अनुशासन के साथ पढ़ाना, केवल 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ काम करना, उपयुक्त खेल गतिविधियां उपलब्ध कराना या सार्थक पारस्परिक क्रियाओं और समर्थन के द्वारा बच्चों को सिखाने में बढ़ावा देना, या बच्चों के लिए केवल अकादमिक उत्कृष्टि सुनिश्चित करना, यानी कि सिर्फ पढ़ाई में उनको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। तो हम कहेंगे कि क्या सबसे अच्छा है कि उनके लिए उपयुक्त कैसी हो, खेल गतिविधि उनके लिए होनी चाहिए जो बच्चों के ऐसी क्रियाओं को बढ़ाएगी जिससे वो सीखने को बढ़ावा देती हो। क्वेश्चन नंबर 11, सहायक व सहायिका के किसमें प्रशिक्षित होना आवश्यक है ताकि वे अपनी भूमिका को, उत्तरदायित्व को पूरा कर सके? तो किसी भी असिस्टेंट की बात हो रही है, तो आप जब भी कोई असिस्टेंट रखते हैं अपने स्कूल के लिए, टीचर के लिए, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो बच्चों के साथ खेल गतिविधियों का आयोजन करना, बाल विकास की मूल सिद्धांतों और बच्चों के साथ काम करना, केवल प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम को लागू करने में, या केवल कक्षा के प्रशासनिक कार्यों को संभालने में। तो सहायक और असिस्टेंट का जो कार्य होता है वो बाल विकास के मूल सिद्धांतों की उसके पास क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, मतलब उसे ये पता होना चाहिए कि बाल विकास जो है वो बच्चों के विकास के बारे में हमें क्या बताता है, उसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए। पर्यवेक्षक या प्रभारी के पद के लिए किसे उपयुक्त माना जाता है, खासकर जब पूर्व प्राथमिक कार्यक्रम में 4 से अधिक अनुभाग हो? मतलब अगर आपके स्कूल में क्या है, 4 ब्रांचेज है मान लीजिए आपके विद्यालय की, तो उन विद्यालय की ब्रांचेस में से आप किसे प्रभारी या पर्यवेक्षक बना सकते हैं? प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर को, सबसे वरिष्ठ शिक्षक को, एक अलग नियुक्ति विशेषज्ञ को, एक सहायक शिक्षक, या जिससे अनुभव हो। तो जब आपके पास विद्यालय में 4 ब्रांचेज है आपके स्कूल की, ठीक है, उसमें से आप सबसे वरिष्ठ शिक्षक को क्या बना सकते हैं, प्रभारी बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास ज्यादा अनुभव है, ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा क्वालिफिकेशन है, तो वो एक सही व्यक्ति है जो प्रभारी या पर्यवेक्षक के काम को संभाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रभारी या पर्यवेक्षक के पद के लिए किसे उपयुक्त माना जाता है? ठीक है, अभी हमने बात की थी सबसे वरिष्ठ शिक्षक को हम उपयुक्त मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वांछनीय स्टाफ में रसोइया, लेखा कर्मचारी, चपरासी या फिर बागबान किस प्रकार के स्टाफ के तहत सूचीबद्ध होते हैं? प्रशासन, सहायक स्टाफ, सुरक्षा गार्ड या अभिभावक स्वयं सेवी? ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कैसा स्टाफ होता है, ये
सहायक स्टाफ कहलाता है। ठीक है। सभी पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्टाफ के लिए अनिवार्य शर्त क्या होती है? राष्ट्रीय कौशल योग्यता प्राप्त करना, 100% सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा करना, पुलिस सत्यापन यानी पुलिस की वेरिफिकेशन होना, कम से कम 1 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। तो किसी भी पूर्व प्राथमिक विद्यालय में स्टाफ के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य शर्त क्या हो सकती है कि उसकी एक जो है आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन से वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि व्यक्ति जेन्युइन है। ठीक है। और वो किसी प्रकार के उसके खिलाफ कोई केस वगैरह नहीं है ऐसी। ठीक है। तो ऐसा एक सत्यापन आप अपने विद्यालय की सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो इससे हमें बच्चों की सिक्योरिटी की पूरी सुरक्षा हो जाती है कि व्यक्ति ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता है आजकल अलग अलग तरह के केसेस होते रहते हैं, तो उस आधार पर ये सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होता है। पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा को विद्यालय शिक्षा का एक अभिन्न अंग मानने के बाद राज्यों के लिए क्या महत्वपूर्ण है? मतलब अगर प्राइमरी शिक्षा को राज्य सरकार ये मान लेती है कि वो आवश्यक है, जरूरी है, तो क्या करना चाहिए? पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के वेतन को एक समान बनाना चाहिए, केवल निजी संस्थानों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या फिर व्यावसायिक रूप में प्रशिक्षित शिक्षकों के स्तर को कम करना, या फिर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या को बढ़ाना। ठीक है। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के वेतन के समान अगर हम उन्हें वेतन देते हैं तो इससे क्या होता है कि लोगों का इसके प्रति रुझान, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है। वो बेहतर तरीके से शिक्षित होकर क्या करते हैं, प्राथमिक स्तर पर शिक्षक बनने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है कि राज्य सरकार उनको क्या दे, जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक होते हैं उनके समान वेतन दे, ताकि उनको उनकी जॉब की एक सिक्योरिटी मिल सके। सेवा पूर्ण प्रशिक्षण के तहत गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कौन सी संवैधानिक संस्था जिम्मेदार होती है? शिक्षा जिला शिक्षा या प्रशिक्षण संस्थान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान या प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, या बाल विकास परियोजना अधिकारी। तो हम बात कर रहे हैं कि सेवापूर्ण, कि जब आप एक टीचर हैं और टीचर के आधार पर भी आपकी क्वालिटी को क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, मतलब आपको प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की। ठीक है। मतलब वो आपके लिए, आप कह सकते हैं कि क्या करेगा, हर विद्यालय के शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराएगा। ठीक है। ताकि उनकी गुणवत्ता को, उनकी जो स्किल है उनको बेटर किया जा सके। राष्ट्रीय कौशल योग्यताओं का उद्देश्य क्या होता है? केवल नए शिक्षकों की भर्ती करना, बच्चों के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करना, वर्तमान सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को योग्यता को बढ़ाना, या फिर ऑप्शन डी, शिक्षकों को जिला शिक्षा या प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण देना। तो राष्ट्रीय कौशल यानी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन का उद्देश्य क्या होता है कि वो क्या करेंगे? वर्तमान सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को की योग्यताओं को क्या करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो उनके लिए आप कह सकते हैं कि वो जो ट्रेनिंग है वो इस आधार पर रखी जाती है, ताकि जो ऐसे शिक्षित शिक्षक हैं जो अप्रशिक्षित हैं उनको उसके योग्य बनाया जा सके। सेवाकालीन प्रशिक्षण या व्यवसायिक विकास किस प्रकार के शिक्षकों को लाभ पहुंचाता है? यह केवल वेतन वृद्धि सुनिश्चित करता है, यह शिक्षकों के कौशल और ज्ञान के विकास को बढ़ावा देता है और विस्तार करता है, यह शिक्षकों को उनकी न्यूनतम आयु की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है, या यह शिक्षकों को केवल संवैधानिक ज्ञान प्रदान करता है। तो ये क्या करता है, यह शिक्षकों के कौशल और ज्ञान के विकास को बढ़ावा देकर उनको विस्तारित करता है। ठीक है। उसको बेहतर बनाने की कोशिश करता है।
फिर है पूर्व प्राथमिक शिक्षक से यह अपेक्षा क्यों की जाती है कि वह प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने वाला और बच्चों की साझेदारी को बढ़ाने वाला होना चाहिए। मतलब ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि अध्यापक कैसा होगा जो बच्चों को क्यूरियस बनाएगा। ठीक है, तो ऐसी एक्सपेक्टेशन उनसे क्यों रखी जाती है? क्योंकि यह बच्चों के अकादमिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में सहायता करती है, क्योंकि यह बच्चों के सर्वांगीण विकास और जीवन पर्यंत सीखने की नींव डालने का निर्माण करती है, क्योंकि यह शिक्षक को कम काम को कम करता है, या फिर यह केवल सरकारी मापदंडों का क्या है, हिस्सा है। तो हम ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे के सर्वांगीण विकास में हम योगदान करें और उसके मस्तिष्क में हमेशा सीखते रहने की क्या करें, विकास को प्रोत्साहित करें। और इसलिए हम चाहते हैं कि अध्यापक कैसा होना चाहिए, अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करे, हर चीज के लिए प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करे। अर्धकुशल व्यक्तियों के वेतन के संबंध में क्या मापदंड होना चाहिए? मतलब ऐसे शिक्षक अगर आपके पास है जो सेमी स्किल्ड है, तो उनके वेतन का क्या प्रावधान होना चाहिए? तो प्राथमिक शिक्षक के वेतन के बराबर होना चाहिए, सरकारी मापदंडों के अनुसार होना चाहिए, राज्य के मापदंडों के अनुसार होना चाहिए, या फिर केवल प्रोत्साहन राशि इंसेंटिव दिया जाए सिर्फ उन्हें। तो अगर सेमी स्किल्ड हमारे पास व्यक्ति हैं तो हमारे राज्य क्या कर सकते हैं, उसके लिए पहले से ही मान जो है निर्धारित कर सकते हैं। मतलब वो अपने आधार पर कानून बना सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अर्ध कुशल हैं उनके लिए ऐसा प्रावधान जो है वेतन का रखा जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं जैसे फिक्स हो जाता है किसी चीज को लेकर, ऐसी जो सैलरी है उनके लिए प्रोवाइड की जाएगी।